बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। गाजा सीज फायर में नाकामी पर सिक्योरिटी काउंसिल मायूस। हंगामी मीटिंग में फौरी जंगबंदी और इंसानी मदद पर दिया जोर। हमास ने कहा नेतन्याहू जंगबंदी समझौते में नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने 2 मसाइल को डेडलॉक की वजह करार दिया। इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में 6 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। 28 अगस्त से जाँ बहक लोगों की तादाद 40 हो गई। गाजा जंग के 335 दिन, कई सिविलियन इलाकों में बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी जाँ बहक और जख्मी। पाकिस्तान में साबिक ISI चीफ फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू। फौज ने कहा एहतसाब का अमल साफ सुथरा है। अमरीकी स्कूल में 14 साल बच्चे की फायरिंग, 4 टीचर्स और स्टूडेंट्स हलाक, कत्ल का मुकदमा दर्ज। इंडिया और सिंगापुर ने मौशी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए किए 4 समझौते। मोदी की वजीर आजम और सदर से मुलाकात। इंडिया की जमीन से शेख हसीना के बयानात गैर दोस्ताना है। मोहम्मद यूनुस ने किया मायूसी का इजहार, कहा बांग्लादेश हवालगी का मुतालबा कर सकता है। उत्तर प्रदेश में गैर इंसानी वाकया, एम्बुलेंस में खातून के साथ दस्तदराजी, बीमार शौहर को ऑक्सीजन सपोर्ट हटाकर फेंक दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा जंगबंदी समझौते को नाकाम बना रहे हैं। इस्राएली वजीर आजम ने दूसरी तरफ कहा कि हमास ने बातचीत में तमाम तजवीजें रद्द कर दी हैं। ये इल्जामात और जवाबी इल्जामात एक ऐसे वक्त सामने आए हैं जब नेतन्याहू जंगबंदी समझौते के लिए दबाव में हैं। इसराइली ओहदेदारों को इतवार के दिन गाजा की एक सुरंग से 6 होस्टेजेस की लाशें मिली थीं, जिसके बाद इसराइल में गम और गुस्सा है। नेतन्याहू ने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हमास इनकार कर रही है। बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा है। दूसरी तरफ हमास ने कहा कि हमें किसी नई तजवीज की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका ने कहा कि 2 मसाइल की वजह से बातचीत रुकी हुई है और समझौता नहीं हो पा रहा है। अमेरिका ने कहा कि नेतन्याहू की तरफ से फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर बयानात सूरत हाल को मुश्किल बना रहे हैं। एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने बताया कि फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी एक ऐसा मसला है जिस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा है। अमेरिका, कतर और इजिप्ट समझौते की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि नेतन्याहू की वजह से सूरत हाल पेचीदा हो रही है। नेतन्याहू चाहते हैं कि गाजा सरहद के करीब फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इसराइली फौज बरकरार रहे, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं है। हमास का कहना है कि किसी भी समझौते में इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इसराइली फौज बाहर निकले। एक दिन पहले अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया था कि इसराइल ने जंगबंदी के दूसरे मरहले में फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पीछे हटने से इत्तेफाक किया है। इसराइल का कहना है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर का इस्तेमाल इजिप्ट से हथियार पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वाशिंगटन का ख्याल है कि डेडलॉक को दूर किया जा सकता है। इसराइल के कई शहरों में हाल ही में नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा सीज फायर में नाकामी पर मायूसी का इजहार किया गया। तकरीबन 1 हफ्ते में दूसरी बार गाजा के बारे में हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें फौरी सीज फायर और इंसानी सूरत हाल पर गौर किया गया। सिक्योरिटी काउंसिल में मगरबी किनारे की सूरत हाल पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया गया। काउंसिल के अरकान ने करारदाद 735 के तहत सीज फायर को कबूल करने से इसराइल के इनकार पर नाराजगी का इजहार किया। इस करारदाद में होस्टेजेस की रिहाई और गाजा से इसराइल की वापसी का मुतालबा किया गया। स्लोवेनिया के सफीर ने बताया कि पूरी दुनिया में गुस्से के जज्बात पाए जाते हैं, खुद इसराइल की सड़कों पर यही हाल है। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को याद दिलाया कि
अमन पर जोर देना उसकी जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल रोजमेरी डिकार्लो ने सीज फायर की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि नाकाबंदी का शिकार इलाके में फौरी इंसानी मदद पहुंचानी चाहिए। उन्होंने सीज फायर के लिए इजिप्ट, कतर और अमेरिका की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि दोहा और काहिरा की मीटिंग्स में फासलों को दूर करने की कोशिश की गई है। यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के सफीर रियाद मंसूर ने सीज फायर की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि काबिज ताकत साहिली पट्टी में अपने नौआबादियाती मकसद हासिल करने के लिए इंतहाई घिनौने तरीके इस्तेमाल कर रही है। अल्जीरिया की सफीर ने गाजा जंग रोकने के लिए करारदादों पर अमल में नाकामी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सफारतकारी नाकाम हो चुकी है। हम किस तरह तकलीफों को कम कर सकते हैं, इस बारे में गौर करना चाहिए। उन्होंने गाजा में तबाही और सिविलियन हलाकतों की बड़ी तादाद पर फिक्रमंदी का इजहार किया। अमेरिका ने सफारतकारी के साथ साथ सब्र की जरूरत पर जोर दिया। माल्टा और दूसरे मुल्कों ने कहा कि अगर इसराइल जंग जारी रखेगा तो मजीद संगीन सूरत हाल पैदा होगी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में 6 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि तोबास और अल-फरान में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया। मरने वालों में 16 साल का एक बच्चा माजिद फौज भी शामिल है। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि अल-फरा कैंप पर धावे किए गए, जिसके दौरान इसराइली फौज ने इस बच्चे पर फायरिंग की। इसराइल के माहिर निशानाबाजों ने इस दौरान जनीन में एक 16 साल बच्ची को गोली मार दी, जो अपने घर की खिड़की से झांक रही थी। मगरबी किनारे में 28 अगस्त से इसराइल के ऑपरेशन में जाँ बख्श फलस्तीनियों की तादाद 40 से ज्यादा हो गई है। जनीन में 21, तोलकरम में 8, तोबास में 8, अल खलील में 3 हलाकतें हुई। तोबास में इसराइल के कार्रवाई में एक मुजाहिमती लीडर जकरिया जुबैरी के बेटे मोहम्मद जकरिया जाँ बख्श हो गए। गाजा जंग के 335 दिन पूरे हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में गाजा के कई मकामात पर हमले किए गए। अज़ैतून इलाके में मुसाब बिन उमैर मस्जिद के करीब इसराइल के हमले में 3 सिविलियंस जाँ बहक हुए। खान यूनुस के मवासी में एक बेघर खानदान के टेंट को निशाना बनाया गया, जिससे एक शहरी जाँ बहक हुआ। इसराइली फौज ने दीर अल बला में अल अक्सा शहरी हॉस्पिटल के करीब बेघर खानदानों के कई टेंट पर बमबारी की, जिससे 5 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। शेख रिजवान इलाके में हसन खानदान के घर को निशाना बनाया गया। कमाल अदवान हॉस्पिटल के करीब एक फलस्तीनी जाँ बहक हुआ। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आईएसआई के साबिक चीफ फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। फौज के तर्जुमान ने यह बात बताई। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमारे एहतसाब का अमल साफ सुथरा है और सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि कोई भी चाहे किसी भी ऊंचे ओहदे पर हो, कायदे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ऐसे सबूत मौजूद हैं कि फैज हमीद अपने शख्सी फायदे के लिए काम कर रहे थे। फैज हमीद के साबिक वजीर आज़म इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुकात थे। इमरान खान उन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। यहीं से पाकिस्तानी फौज और इमरान खान के दरमियान मामलात बिगड़े। फौज के तर्जुमान ने कहा कि पिछले 1 महीने में फौजी ऑपरेशंस के दौरान 193 सिपाही शहीद हुए। उन्होंने कहा कि इसी मुद्दत के दौरान 4021 ऑपरेशंस किए गए। इन ऑपरेशंस में 90 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। उन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में भी सवालों के जवाब दिए और कहा कि 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात दहशतगर्दों ने दुश्मनों और सहूलतकारों के इशारे पर हमले किए। अमेरिका के जॉर्जिया में एक 14 साल के बच्चे ने स्कूल में फायरिंग करते हुए कम से कम 4 लोगों को हलाक कर दिया। इस बच्चे की पहचान 14 साला कोल्ड ग्रे की हैसियत से की गई। मालूम हुआ कि मई 2023 में उसने सोशल मीडिया पर बंदूकों की तस्वीर पोस्ट की थी और स्कूल में फायरिंग करने की धमकी दी थी, लेकिन उसके खिलाफ उस वक्त कार्रवाई से पुलिस को रोक दिया गया था। जॉर्जिया के शहर वेंडरमैन में यह वाकया पेश आया। उसने 2 टीचर्स और 2 स्टूडेंट्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस वाकये में 8 स्टूडेंट्स और एक टीचर जख्मी भी हुए। उसे कैंपस में गिरफ्तार कर लिया गया। अहदेदारों ने बताया कि उसके खिलाफ किसी बालिग मुल्जिम की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहकीकाती अहदेदार क्रिस हॉसी ने बताया कि उसने AR प्लेटफॉर्म तर्ज की बंदूक इस्तेमाल की। इस वाक़े से पूरे अमेरिका में सख्ता तारी है। अमेरिका में गन कल्चर एक संगीन मसला है, लेकिन सियासी अहदेदारों में गन कल्चर को रोकने के लिए सियासी अज़्म की कमी मालूम होती है। 2024 में स्कूल में फायरिंग का ये 23वां वाक़या है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका में हर साल 80,000 लोग गन कल्चर से हलाक होते हैं।
ओलंपिक एथलीट रेबेका को उनके एक साबिक बॉयफ्रेंड ने आग लगा दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। युगांडा की 33 साला एथलीट ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। इतवार को किए गए इस हमले में वो बुरी तरह जल गई थी। वो कीनिया में रहती थी। ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें इतवार को 2 बेटियों के साथ चर्च से वापसी के दौरान निशाना बनाया गया। उनके वालिद जोसेफ ने बताया कि वो एक मदद करने वाली बेटी से महरूम हो गए हैं। युगांडा के एथलीट जेम्स कैमरून ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि वो बहुत फराग दिल थी और दूसरे एथलीट्स की हमेशा माली मदद करती थी। कीनिया में औरतों पर हमले एक अहम मसला बन गए हैं। 2022 में कम से कम 34% औरतों ने कहा था कि उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। एथलीट के साबिक बॉयफ्रेंड को भी हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जो खुद भी जल गया। वो अभी आईसीयू में है, लेकिन उसकी हालत कुछ बेहतर बताई गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन दोनों के बीच घर के बाहर बहस और तकरार हुई, जिसके दौरान उसने एथलीट पर एक लिक्विड उंडेल दिया और आग लगा दी। युगांडा की ओलंपिक कमेटी के सदर डोनाल्ड रोका ने कहा कि ये बहुत बुज़दिलाना और जुनूनी हरकत है, जिसकी वजह से एक अजीम एथलीट चली गई। उनकी विरासत बाकी रहेगी। इंडिया और सिंगापुर ने मौशी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए 4 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों का ताल्लुक हेल्थ, मेडिसिन, तालीम, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप से है। दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह पर ले जाने का फैसला किया, जिससे इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वांग के साथ डेलीगेशन सतह की बातचीत की। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात में प्रोग्रेस का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को नुमायां किया कि सिंगापुर इंडिया में $160 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है और वो इंडिया का अहम मौशी पार्टनर है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि सिंगापुर हर डेवलपिंग कंट्री के लिए एक तहरीक की वजह है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिंगापुर के सदर थर्मल शानमुगारत्नम से भी मुलाकात की। इस मौके पर मोदी ने दोनों मुल्कों के बीच पार्टनरशिप में गर्मजोशी से तायद के लिए सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी ईस्ट जयदीप मजुमदार ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि सिंगापुर की लीडरशिप और मोदी ने इस बारे में बातचीत की कि किस तरह इंडिया और आसियान इस सदी को एशिया की सदी बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिंगापुर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ली सिंग लोंग को इंडिया सिंगापुर ताल्लुकात की नज़दीकियों का मजबूत वकील करार दिया। उन्होंने इंडिया सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में उनके ताउन की तारीफ की। मोदी 2 दिन के दौरे पर सिंगापुर में थे। इस मौके पर इंडिया और सिंगापुर ने अपने आपसी ताल्लुकात को जामी स्ट्रेटेजिक शराकत पर पहुंचाया। 72 साला ली ने मोदी के एजाज में लंच का एहतमाम किया। ये सिंगापुर में मोदी का 5वां दौरा है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के चीफ मोहम्मद यूनुस ने इंडिया से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के रिमार्क्स पर नाराजगी का इजहार किया। पीटीआई न्यूज से बातचीत करते हुए यूनुस ने कहा कि हसीना के बयानात गैर दोस्ताना है। यूनुस ने दबी दबी जबान में खबरदार किया कि बांग्लादेश उनकी हवालगी का मुतालबा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया से उनके बयानात से हर कोई नाराज है। उत्तर प्रदेश में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक एम्बुलेंस गाड़ी में एक औरत के साथ दस्तदराजी की गई है, जो अपने बीमार शौहर के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। हमले के बाद एम्बुलेंस वर्कर्स ने इस औरत और उसके शौहर को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और उनका ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया। बाद में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इस औरत के शौहर की मौत हो गई। ये वाकया 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में पेश आया। ये औरत अपने शौहर को तबीयत खराब होने पर करीब में वाक़ बस्ती मेडिकल कॉलेज ले गई। डॉक्टर्स ने उसे मशवरा दिया कि वो दूसरे हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। इसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इस वजह से वो अपने शौहर को घर वापस ले जा रही थी। एम्बुलेंस में ड्राइवर ने उसे सामने की सीट पर बैठने के लिए मजबूर किया और अपने एक साथी के साथ उसे जिनसी तौर पर हरासा किया। जब उसने एहतजाज किया और चीखने चिल्लाने लगी, उन्होंने शौहर की ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी और उसे औरत के साथ बाहर फेंक दिया। एम्बुलेंस ड्राइवर ने इस औरत का जेवर भी छीन लिया। बाद में इस औरत ने फोन पर अपने भाई को तफसील बताई, जिसने पुलिस को खबर दी और एक केस दर्ज किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखो। गाजा सीज फायर में नाकामी पर सिक्योरिटी काउंसिल मायूस। हंगामी मीटिंग में फौरी जंगबंदी और इंसानी मदद पर दिया जोर। हमास ने कहा नेतन्याहू जंगबंदी समझौते में नाकामी के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने 2 मसाइल को डेडलॉक की वजह करार दिया।
اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں 6 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ 28 اگست سے جاں بحق لوگوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ غزہ جنگ کے 335 دن، کئی سویلین علاقوں میں بمباری، درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی۔ پاکستان میں سابق ISI چیف فیض حمید کا کورٹ مارشل شروع، فوج نے کہا احتساب کا عمل صاف ستھرا ہے۔ امریکی اسکول میں 14 سالہ بچے کی فائرنگ، 4 ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ہلاک، قتل کا مقدمہ درج۔ انڈیا اور سنگاپور نے معاشی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے کیے 4 سمجھوتے، مودی کی وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات۔ انڈیا کی زمین سے شیخ حسینہ کے بیانات غیر دوستانہ ہیں، محمد یونس نے کیا مایوسی کا اظہار، کہا بنگلہ دیش حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اتر پردیش میں غیر انسانی واقعہ، ایمبولنس میں خاتون کے ساتھ دست درازی، بیمار شوہر کو آکسیجن سپورٹ ہٹا کر پھینک دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجاع اللہ فراست کو دی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔